गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे पीएन संधि डायोड पढ़ा रहे हैं क्लास 12th में पीएन संधि डायोड। तो इससे पहले मैंने आपको अर्धचालक पढ़ाया था, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। ठीक है, आज अर्धचालकों से बनी हुई एक डिवाइस पढ़ा रहे हैं हम, पीएन संधि डायोड। ये क्या है कि पीएन संधि डायोड एक अर्धचालक युक्ति है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, ये कैसे बनाई जाती है? तो इसमें क्या करते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक लेते हैं। ये जैसे एक अर्धचालक शीट ले ली, ये शुद्ध अर्धचालक होगा। यानी कौन सा अर्धचालक होगा? ये नैज अर्धचालक। इसे नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जब फर्स्ट टाइप का था, तो जब शुद्ध अर्धचालक के इसके दो सिरे होंगे, इसके एक तरफ त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है। एक तरफ त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाएगा और तब उसके बाद दूसरी तरफ पंचसंयोजी अपद्रव्य यहां मिला देते हैं इसमें। ये तो जब शुद्ध अर्धचालक के एक ओर त्रिसंयोजी और दूसरे सिरे पर पंचसंयोजी अपद्रव्यों को विस्तृत किया जाता है या मिलाया जाता है, तो तब यहां पर बनने वाली युक्ति पीएन संधि डायोड कहलाती है। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होता है, इस शुद्ध अर्धचालक में जब एक तरफ आपने आधे पोर्शन पे त्रिसंयोजी और आधे पोर्शन पे पंचसंयोजी अपद्रव्य मिला दिए, तो इसका अर्थ है जब त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाया होगा तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया? पी टाइप अर्धचालक। ठीक है ना। और जहां पंचसंयोजी अपद्रव्य मिलाया वहां क्या बना? एन टाइप अर्धचालक। तो जो ये शुद्ध अर्धचालक प्रारंभ में था, ये कुछ देर बाद क्या बन जाता है? ये इसके दो पार्ट बन जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इस प्रकार से आ गया। ये जो शुद्ध अर्धचालक शीट थी ये है यहाँ पे, इसका ये वाला क्षेत्र पी क्षेत्र में और ये वाला क्षेत्र एन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें एक तरफ त्रिसंयोजी दूसरी तरफ पंचसंयोजी अशुद्धि मिला देने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पीएन संधि डायोड मिल जाता है। इसमें जहां पर पी क्षेत्र एन क्षेत्र की परिसीमा होती है, जहां पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जहां पर इनकी बाउंड्री होती है, जैसे ये वाला। ठीक है, तो ये रेखा दिखा रखी है मैंने, ये कहलाता है पीएन संधि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पीएन संधि, पीएन जंक्शन। पीएन संधि डायोड का इंग्लिश में नाम क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन माने संधि। ठीक है, तो जहां पर पी और एन क्षेत्र की परिसीमा होती है, ये जहां पर एक दूसरे को से संपर्क में रहते हैं, ये उस सीमा को कहते हैं पीएन संधि, पीएन जंक्शन। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसमें यहां समझिए इसको पहले। इसमें यहां जो पीएन संधि रहती है, यहां पे इसमें क्या होता है, इसके एक तरफ पी क्षेत्र, दूसरी तरफ क्या आ गया? एन क्षेत्र आ गया। पी क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं? होल। ये होल जो है छोटे छोटे हॉलो सर्किल से प्रकट कर रखे हैं, कोटर। एन क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक हैं इलेक्ट्रॉन। ये डार्क सर्किल से प्रकट कर रखे हैं, यहां पर दिखा भी रखा मैंने, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी क्षेत्र में जो ये होल है, इनके साथ मैंने यहां पर ये ऋण आवेश दिखा रखे हैं बड़े सर्किल में। ये क्या है? एक्चुअल में अगर आप पी टाइप अर्धचालक को देखेंगे तो उसमें मुख्य आवेश वाहक होल था जिसपे धनावेश होता है, परंतु अगर हम होल को अलग निकाल दें तो बचे हुए भाग पे कौन सा आवेश आ जाएगा? क्योंकि चाहे पी टाइप अर्धचालक हो, चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, चाहे शुद्ध अर्धचालक हो, ये विद्युत उदासीन होते हैं, इनमें कोई आवेश थोड़ी होता है। ठीक है, आवेश थोड़ी होता है इनमें। ठीक, तो होता क्या है, उसमें जैसे पी टाइप अर्धचालक है, इसमें मुख्य आवेश वाहक होल है। अगर हम होल को अलग दिखा दें तो बाकी बचा हुआ जो भाग होगा वो क्या होगा? वो होगा ऋण आवेश।
जैसे किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन को अलग निकालते हैं तो बचे हुए भाग में क्या आता है, धना। अगर इलेक्ट्रॉन को अलग निकालते हैं तो बचे हुए भाग में धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन को दे दें तो उस भाग में क्या आता है, ऋणावेश आता है। ऐसे यहाँ पर है, अगर हम इस होल यानी इस धनावेश को अलग दिखा दें तो बचे हुए भाग में क्या क्या, ऋणावेश आ गया। तो होल तो क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, परंतु ये जो ऋणावेश हैं ये स्थिर होते हैं। और जो पी टाइप क्षेत्र होता है, पी साइड वाला क्षेत्र, इसमें जो अशुद्धि वाला परमाणु मिला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसमें मुख्य आवेश वाहक क्या होता है, होल, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम कर रहा था पी टाइप अर्धचालक में। इसलिए पी टाइप अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धि क्या कहलाती है, मिलाया गया अपद्रव्य क्या कहलाता है, ग्राही अपद्रव्य, ग्राही परमाणु। और एन क्षेत्र, एन टाइप अर्धचालक में क्या था, वहां मुख्य आवेश वाहक कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो क्या प्रदान करती है, वो धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। इसीलिए वहां पर एन टाइप अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धि का परमाणु क्या कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। इसी तरह से यहां पर अगर हम ये पी क्षेत्र को देखें तो ये क्या हो गए, छोटे छोटे सर्किल ये हो गए, ये हॉलो सर्किल हो गए, होल, ये मुख्य आवेश वाहक हैं। और इनको अलग कर देने पे जो बचे हुए भाग होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये ऋणावेशित होंगे। ठीक है, इन पे ऋणावेश आ गया। तो ये जो ऋणावेश होते हैं ये जो है स्थिर रहते हैं, ये होल की तुलना में क्या होंगे, स्थिर होंगे। और इनको हम कहते हैं ग्राही स्थिर आयन या स्थिर ग्राही आयन, क्योंकि ये स्थिर रहते हैं इसलिए इनका नाम है स्थिर ग्राही आयन। तो प्रारंभ में क्या होता है, इस पीएन संधि के एक तरफ, पीएन संधि के एक तरफ पी क्षेत्र में क्या रहते हैं, होल और स्थिर ग्राही आयन रहते हैं। और इसके दूसरी तरफ ये एन क्षेत्र में क्या रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और स्थिर दाता आयन। जैसे ये माना एन टाइप अर्धचालक होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन अलग कर दे तो बाकी बचे भाग में क्या आएगा, धनावेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अलग दिखा दें किसी परमाणु से तो इलेक्ट्रॉन अलग दिखा दे तो ये बाकी बचे भाग पे धनावेश आ गया। तो ये जो धनावेशित भाग दिखा रखे हैं बड़े सर्किल में, ये क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तुलना में स्थिर रहते हैं, भारी होते हैं, अतः इनको हम कह रहे स्थिर। और ये क्या कह रहा है, क्योंकि एन टाइप क्षेत्र में है ये, तो एन टाइप क्षेत्र में जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसे कहते हैं हम दाता परमाणु। वो दाता परमाणु की अशुद्धि होती है, तो इनका नाम हो गया, जो ये स्थिर है यहाँ पे धनावेशित, इनको हम कहते हैं स्थिर दाता आयन। ठीक हो गया, इतना आ गया समझ में। तो पीएन संधि के एक तरफ पी क्षेत्र में होल और स्थिर ग्राही आयन होते हैं, और दूसरी तरफ एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन और स्थिर दाता आयन होते हैं। एन क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पी क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक होल होते हैं, ये आपने पढ़ा है। इसके बाद क्या होगा, इस पीएन संधि पर होता क्या है, विसरण के कारण, विसरण के कारण क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, विसरण के कारण पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि विसरण में क्या होता है, जैसे यहां पर पी क्षेत्र में होल जो है बहुत ज्यादा संख्या में, एन क्षेत्र में है ही नहीं, तो ये क्या होगा, होल जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होंगे। ऐसे ही एन क्षेत्र में ज्यादा सांद्रता किसकी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यहां तो होल है ही नहीं, तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाला क्षेत्र कौन हो गया, पी वाला। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर विसरित होंगे। विसरण में ये तो होता है कि कोई कण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कण या परमाणु प्रवाहित होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर अगरबत्ती जला दी तो थोड़ी देर में कमरे के उस कोने पे खुशबू चढ़ जाए, क्यों, क्योंकि अगरबत्ती से जो गैस बनती है, शुरू में यहाँ पर गैस के परमाणु की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा थी, उस तरफ बिल्कुल कम थी, तो उससे क्या होगा, परमाणु क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं, यही विसरण कहलाता है। तो ऐसे यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर और होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। ऐसा होने पर जो ये पीएन संधि है, पीएन संधि के दोनों तरफ क्या होता है, जब ये विसरित होते हैं तो यहां पर क्या होगा, जब पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर संधि के आर पार जाते हैं, तो कुछ होल
और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्यों? होल पर भी इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है परंतु धनावेश है, तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर आवेश वाले हैं और विपरीत प्रकृति के हैं। अतः संधि के दोनों तरफ कुछ होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पूरकों से मिलकर, पूरक माने विपरीत आवेश वाले से मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, और उनका अस्तित्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। एक होल और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। ठीक, ऐसा होने पर इस संधि के दोनों तरफ क्या होगा? यहां पर केवल स्थिर दाता आयन और स्थिर ग्राही आयन बचेंगे। कल्पना कीजिए, जो ये दिखा रखे मैंने, ये क्या है? स्थिर ग्राही आयन। ये क्या था? इधर के स्थिर दाता आयन। ये पहले से थे यहाँ पर। ये अब इनके इसके साथ का जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रहा, इसके साथ का जो होल रहा होगा, ये एक दूसरे से मिलकर उदासीन होंगे, इसलिए यहां पर ये इनको नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इनके साथ के होल और इसके साथ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से मिलकर निरस्त हो चुके हैं, उदासीन हो चुके हैं। अतः संधि के दोनों तरफ क्या होता है? स्थिर ग्राही आयन और स्थिर दाता आयनों की परत जमा होने लगती है। ठीक है, प्रारंभ में ज्यादा मात्रा में जमा होते हैं, धीरे धीरे करके ये कम मात्रा में जमा होते हैं। ठीक है, पर यहां पर स्थिर ग्राही आयन और स्थिर दाता आयनों की परत जमा होने लगती है। ठीक, इस प्रकार से इस पीएन संधि के दोनों तरफ आवेश वाहकों की परत जमा हो जाती है। यहां स्थिर ऋणायन, स्थिर दाता आयन जमा हो, ये स्थिर ग्राही आयन जिन पे ऋणावेश है, यहाँ स्थिर दाता आयन जिन पे धनावेश है। तो संधि के दोनों तरफ ऋणावेश और धनावेशों की परत जमा हो जाती है, जिस कारण यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर कब उत्पन्न होता है? जब एक तरफ एक आवेश आ जाए, दूसरी तरफ दूसरा आवेश हो जाए, तो उन आवेशों के कारण वहां पर क्या होगा? आवेशों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र भी इस कारण से उत्पन्न हो जाता है। आवेशों की परत उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे इस पीएन संधि के दोनों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन से ऋण की ओर। तो धन से ऋण की ओर यहां पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र को मैंने EI से प्रकट कर रखा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी दिशा N से P की ओर है। ठीक है, EI इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां से कहां की ओर है? इसकी दिशा N से P की ओर, धन से ऋण की ओर होगा है। तो यहां पर स्थिर धन आयन ये है और स्थिर ऋण आयन ये है। तो ये धन से ऋण की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे एक, कि पीएन संधि के दोनों तरफ जो ये आवेशों की परत जमा होती है, इस परत को अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, तो ये परत यहां पर बन जाती है। तो अवक्षय परत की परिभाषा क्या है? कि जैसे ही पीएन संधि बनती है तो संधि के दोनों तरफ एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कि कोई भी चलनशील आवेशवाहक नहीं रहता है। इसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं है। तो पीएन संधि के दोनों तरफ बनने वाली ऐसी परत जिसमें कोई भी चलनशील आवेशवाहक नहीं रहता है, केवल स्थिर आवेशवाहक रहते हैं, ऐसी परत को अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इसकी मोटाई नॉर्मली इसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। अवक्षय परत की मोटाई या चौड़ाई कह सकते हैं, इसकी चौड़ाई या मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की जो ये चौड़ाई होगी, ये कितनी होगी? 10⁻⁻⁶ मीटर, या इसको 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। ये ठीक है, माइक्रोन बहुत छोटी दूरियों को नापने के काम आता है।
या माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, माइक्रोन कह सकते हैं, 10⁻⁶ मीटर इसका मान होता है। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब होता क्या है इसमें कि प्रारंभ में जैसे हमने पीएन डायोड बनाया, ये पीएन संधि बनी। पीएन संधि मतलब जब पीएन डायोड निर्मित किया जाता है तो पी क्षेत्र एन क्षेत्र की जो परिसीमा होती है उस सीमा को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, पीएन संधि के दोनों तरफ क्या होता है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होल और एन क्षेत्र से पीएन संधि के दोनों तरफ क्या होता है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉन विसरित होते हैं और पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होल विसरित होते हैं। ठीक है, और संधि के दोनों तरफ कुछ होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इस कारण क्या होता है, संधि के दोनों तरफ स्थिर ग्राही और स्थिर दाता आयनों की परत जमा हो जाती है। अर्थात संधि के दोनों तरफ स्थिर ऋणायन और स्थिर धनायनों की परत जमा हो जाती है। इस परत में किसी भी प्रकार का चरणशील आवेश वाहक नहीं होता है। इस परत को डिप्रेशन लेयर या अवक्षय परत कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या होता है, आप देख रहे हैं कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होल विसरित हो रहे थे, एन से पी की ओर क्या होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित हो रहे थे। इस कारण यहां पर एक धारा बहती है, क्योंकि है तो आवेश वाहक। उस कारण यहां पर जो धारा बहेगी कि प्रारंभ में एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉनों के विसरित होने के कारण इलेक्ट्रॉन धारा और पी से एन की ओर होलों के विसरित होने के कारण जो होल धारा बहती है उसे सम्मिलित रूप में कहते हैं विसरण धारा। ठीक है, विसरण धारा। तो प्रारंभ में यहां पर आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों के विसरण के कारण जो धारा बहती है उसका हम विसरण धारा कहते हैं, जो प्रारंभ में ज्यादा होती है और धीरे धीरे इसका मान कम होता है। कम क्यों होता है ये बताऊंगा मैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां पर एक चीज और, जब यहां पर ये पीएन संधि के दोनों तरफ जब ये अवक्षय परत जमा होने लगती है तो उस समय क्या होता है, ये जो पी क्षेत्र में स्थिर ऋणायन है ये जो है कुछ देर बाद एन क्षेत्र से आने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। प्रारंभ में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे विसरण के कारण, क्योंकि यहाँ इनकी सांद्रता यहाँ कम थी, यहाँ ज्यादा थी। तो प्रारंभ में क्या होता है, एन क्षेत्र से मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आते हैं और पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र की ओर जाते हैं। पर जैसे ही यहाँ पर स्थिर आयन संधि के दोनों तरफ जमा होने लग गए, अवक्षय परत बनने लग गई, तो तब क्या होता है, जब अवक्षय परत बनने लगती है तब इस अवक्षय परत में स्थिर ऋणायन ये एन क्षेत्र से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि ऋणायन है ये जो इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण आ रहा है उस पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो पी क्षेत्र में अवक्षय परत में जो स्थिर ऋणायन होते हैं पी साइड में, वो क्या करते हैं, एन क्षेत्र से आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो धनायन है, स्थिर धनायन, ये एन क्षेत्र में ये क्या करते हैं, पी क्षेत्र से आने वाले होलों को भी प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि होलों पर भी धनावेश होता है। तो ये होल इन स्थिर दाता आयनों से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, स्थिर धनायनों से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, और जो यहाँ के मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अब यहां नहीं आएंगे ज्यादा संख्या में, ये क्या होंगे, स्थिर ऋणायनों से प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होने पर क्या होता है, कुछ देर बाद यहां पर विसरण धारा का मान घटने लगता है। क्योंकि विसरण धारा क्यों बही थी, यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एन क्षेत्र से मुक्त इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र से होलों के विसरण के कारण विसरण धारा बही थी। पर ये जैसे ये स्थिर दाता और स्थिर ये ग्राही आयन यहां पर जमा हो गए, ऋणायन धनायन, अब इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन और होलों के मूवमेंट को रोकने का काम कर दिया है, प्रतिकर्षित करने लग गए। इससे यहां पर विसरण धारा का मान कम होने लगा। तो विसरण धारा प्रारंभ में ज्यादा होती है और बाद में इसका मान धीरे धीरे कम होता। कब, जैसे जैसे यहां पर अधिक से अधिक स्थिर आयन जमा होने लगेंगे वैसे वैसे क्या होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी और यहां पर विसरण धारा का मान घटेगा। ऐसा नहीं यहां पर एक ही परत होगी, और भी होंगी। जब ये वाला होल इस वाले इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को, अगर माना इस होल ने इस इलेक्ट्रॉन से संयोग कर दिया और एक दूसरे को उदासीन कर दिया, तो तब ये वाला स्थिर ऋणायन और ये वाला स्थिर धनायन भी क्या आ जाएंगे, ये अवक्षय परत में आ जाएंगे। इनसे भी अवक्षय परत बननी शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने लगती है, जिससे कि विसरण धारा का मान
घटने लगता है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने का अर्थ है कि ये यहां पर प्रतिरोध बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि वो विसरण धारा को रोक रही है, कम कर रही है। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और है कि जो ये पी एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल। और पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो भी है, उनके कारण भी यहां पर थोड़ा बहुत धारा बहती है। ठीक है, उसमें विक्षोभ के कारण जो यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इन दोनों क्षेत्रों में, वो भी क्या होते हैं? वो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण वो क्या होते हैं? वो वहां पर अपसंधि के आर पार जाने लगते हैं। तो उसके कारण वहां पर जो धारा बहेगी वो होगी अनुगमन धारा। तो धीरे धीरे अनुगमन धारा बढ़ेगी और विसरण धारा कम होगी। एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये एक दूसरे के ठीक बराबर हो जाएंगे और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है ना। प्रारंभ में क्या हो रहा है? विसरण धारा अधिक है और वो अनुगमन धारा जो अल्पसंख्यकों के कारण बह रही है वो कम है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ रही है तो विसरण धारा कम हो रही है और अनुगमन धारा बढ़ रही है। अनुगमन धारा किसके कारण बढ़ी? वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो उत्पन्न हुए उनके कारण। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर अनुगमन धारा और विसरण धारा एक दूसरे के ठीक बराबर हो जाएगी। ये दोनों धाराएं एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में बहती हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती हैं। जब एक दूसरे के प्रभाव को, अनुगमन धारा और विसरण धारा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगी, तब इसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। तब ये पीएन डायोड विद्युतः उदासीन होगा। तब ये क्या होगा? विद्युतः उदासीन। तो अगर कभी आ गया कि पीएन डायोड पे कौन सा आवेश होता है, तो ये उदासीन होता है। ठीक है ना। अब यहां पर जो ये है ये वाला क्षेत्र, ये होगी आपकी अवक्षय परत। ठीक है, इसकी मोटाई होगी 10⁶ मीटर। अब यहां पर मैंने कहा था कि इस पीएन संधि के दोनों तरफ आवेश वाहकों की परत जमा होने के कारण यहां पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को कहते हैं हम विभव प्राचीर। इसे क्या कहते हैं? विभव प्राचीर। विभव प्राचीर या अवरोधक विभव कहते हैं इसको। ठीक है, विभव प्राचीर या अवरोधक विभव। तो अवक्षय परत के दोनों तरफ स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन की परत जमा होने के कारण इसके सिरों पर, अवक्षय परत के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसे विभव प्राचीर या अवरोधक विभव कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसका जो ये मान है, अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है, माना ये पीएन डायोड जर्मेनियम का बना हुआ है, तो पीएन डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर का मान होता है Vb। पोटेंशियल बैरियर इसका मान होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए इसका मान होता है, विभव प्राचीर का मान सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट। अब हमको अवक्षय परत की चौड़ाई पता है, विभवांतर यहां पर पता है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि अवक्षय परत के अंदर जो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता EI, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए EI की वैल्यू निकालते हैं एक सवाल के रूप में। माना ये जर्मेनियम का बना हुआ है, सपोज अगर ये पीएन डायोड माना जर्मेनियम का बना हुआ है, तो जर्मेनियम का बना होने पर जर्मेनियम के पीएन डायोड के लिए जर्मेनियम के पीएन डायोड में ये EI की वैल्यू क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इसका नाम क्या है? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू होगी, देखिए वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है क्या? V/D। V मतलब विभवांतर, डिप्लेशन लेयर का विभवांतर, ये विभव प्राचीर।
ठीक है, बटे डी, डी मतलब इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई। पर ये जो वैद्युत क्षेत्र आया, तो अवक्षय परत के सिरों के बीच जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये विभव प्राचीर बटे अवक्षय परत की चौड़ाई। तो जर्मेनियम के लिए क्या होता है, जर्मेनियम का पीएन डायोड है, उसके लिए विभव प्राचीर है 0.3 वोल्ट, अब बट्टे चौड़ाई इसकी क्या है अवक्षय परत की 10⁻6 मीटर। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा 0.3 गुणा 10⁻6, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो आएगा 3 गुणा 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अवक्षय परत के अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं।